जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज भागर अब चेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, सब राजी खुशी होंगे और सब प्रसन्न होंगे। सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, साथ के साथ प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहें। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी भारत के संविधान की अनुसूचियां और हमने उसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से आप 5 मिनट में भारत की जितनी भी अनुसूचियां हैं 12 की 12 उनको सिंपल तरह से किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो आज आज का हमारा टॉपिक है बहुमत के प्रकार, यानी भारत के संविधान में कितने प्रकार के बहुमत का जिक्र किया गया है। यानी जब हम संविधान पढ़ते हैं आगे तो उसमें बार बार जिक्र आता है कि भी संविधान का संशोधन होता है तब कौन से प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है तब किस प्रकार की बहुमत का प्रयोग किया जाएगा, या न्यायाधीशों को हटाने के लिए, या लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो संविधान में आगे जब हम पढ़ेंगे तो बार बार जिक्र आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम ये जो बहुमत के प्रकार हैं जितने भी हम शुरू में पढ़ लें इनको, ताकि जब वो टॉपिक आए या जब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या जो भी संबंधित टॉपिक है जब वहां पे जिक्र आए किसी भी बहुमत का तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ इस बहुमत की ये शर्तें हैं और इसमें कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। तो बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, लास्ट तक जुड़े रहें। तो टॉपिक है हमारा बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार टाइप ऑफ मेजोरिटी, यानी हमारे भारत के संविधान में कितने प्रकार के बहुमत का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं। सबसे पहला बहुमत है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत क्या है। तो साधारण बहुमत, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, करने वाले सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत। बहुमत क्या होता है? 50% +1। 50% +1 यानी अगर 50% +1 सदस्य हो जाते हैं तो वो होता है बहुमत। अब हम देखते हैं साधारण बहुमत की क्या कंडीशन है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। कई बार क्या है, सदस्य तो ज्यादा उपस्थित हो जाते हैं लेकिन कुछ सदस्य ऐसे हैं जो केवल चर्चा में भाग लेते हैं लेकिन वो मतदान नहीं करते। तो इसकी शर्त क्या है? उपस्थित भी हो प्लस मतदान भी किया हो उन्होंने, तो उन सदस्यों का बहुमत, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि 50%+1। जैसे कि उपस्थित होते हैं 250 सदस्य, यानी संसद के सदन की कार्यवाही चल रही है और उसमें उपस्थित हुए हैं 250, और जिसमें से मतदान कितने लोगों ने किया है? मतदान किया है 240 लोगों ने। तो हमको देखना है 240 का बहुमत निकालना है हमें, यानी उपस्थित 250 सदस्य हैं लेकिन 240 सदस्यों ने ही मतदान किया है यानी मत का प्रयोग किया है। तो बहुमत हमने बताया, बहुमत का मतलब 50%+1। अब 240 जो सदस्य हैं जिन्होंने मत डाले हैं उनके आधा, तो आधा कितना हुआ? 120। 120+1। तो अगर साधारण बहुमत क्या होता है, अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में जो भी सदस्य उपस्थित हो रहे हैं और मतदान कर रहे हैं उनमें से अगर 50%+1 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट डाल देते हैं तो वो विधेयक या प्रस्ताव पारित हो जाता है।
यानी जैसे यहाँ पे 240 लोगों ने मतदान किया है, और अगर किसी विधेयक के पक्ष में 121 सदस्य अपनी सहमति प्रकट कर दें, तो वो विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अच्छा, एक चीज और देखें यहाँ पे, भाई कई बार आपको कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो संख्या पूरी पूरी है, कि चलो भी 240 सदस्यों ने वोट डाले हैं, तो डिवाइड 2 से कर लिया तो पूरी सम संख्या आ गई। लेकिन ये संख्या हमेशा तो सम नहीं रहेगी, यानी सदस्य हमेशा तो इतने नहीं होंगे, विषम संख्या भी हो सकती है। मान लो 240, 240 है, यहाँ पे होते 241 सदस्य, 241 सदस्य, तो ये कितना आता, 120.5। तो भाई 120 सदस्य तो पूरे हैं और 0.5, तो ये तो बात गड़बड़ हो गई। भाई अगर कोई वस्तु है उसे तो काट के डिवाइड कर लो पार्ट में, लेकिन ये तो व्यक्ति है ना, सांसद या एमएलए व्यक्ति हैं। अब संख्या 0.5 में आई है, तब क्या नंबर लेंगे हम, तब क्या नंबर लेते हैं, ये देखें। जैसे अगर 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, अगर किसी संख्या को डिवाइड करने के बाद उसके दशमलव में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अगर कोई संख्या आती है, तो पहली वाली संख्या ले ली जाती है। तो पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या, अब जैसे यहाँ 120.5 है, तो अगर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9, तो अगर किसी संख्या जैसे ये है 120, इसके दशमलव में 5 या 0.6 भी हो सकता था, 7, 8, 9, तो जब अगर 0.5 या उससे आगे के नंबर हैं किसी नंबर के बाद, तो हम बाद वाली संख्या लेते हैं। तो अगली संख्या लेंगे, अगली संख्या। संविधान में कई जगह इसका जिक्र है, कई तरह से ये रूल प्रयोग में आता है। तो यहाँ पे 120.5 सदस्य हैं, तो हमने बताया अगर 0.5 से आगे के हैं नंबर, तब हम इसको 121 लेंगे। यानी अगर किसी विधेयक के पक्ष में 121 सदस्य अपना वोट का प्रयोग करते हैं, तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या इससे कम होती, संख्या मान लो 120.3 या 0.4 या 0.2 होती, तो तब हम क्या लेते, हमने क्या बताया, 0.1, 2, 3, 4 तो रहती है, तो पहली वाली संख्या मान लेते हैं। तो 0.3 है, तो पहली वाली संख्या ले लेंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 120 सदस्य मान लेंगे, ना कि 120.3 सदस्य। समझ में आया? कई बार कंफ्यूजन करता होगा ये डाउट, आज क्लियर हो गया ना? यानी अगर कोई संख्या है, 0.5 से ज्यादा नंबर रहते हैं, तो तब हम नेक्स्ट संख्या ले लेंगे। जैसे 120.5 है, तो हम 121 लेंगे। लेकिन अगर संख्या यहाँ पे 120.4 होती या 120.3 होती, तब हम केवल 120 लेते। आया समझ में? अब हम देखते हैं कि ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हो गया ना क्लियर? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1, उपस्थित और मतदान, कुल सदस्य संख्या नहीं, कुल की भी आएगा, आगे जिक्र आएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रयोग तो भारत के संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो साधारण बहुमत का ही प्रयोग होता है। यानी अधिकतम जितनी भी कानून बनाने की प्रक्रिया है वो साधारण विधेयक से ही संपन्न की जाती है। तो कहाँ का प्रयोग होता है? साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक।
वित्त विधेयक यानी साधारण विधेयक है तो वो साधारण बहुमत से पारित होगा। धन विधेयक भी साधारण बहुमत से पारित होता है, वित्त विधेयक भी। अभी जितने भी टॉपिक आ रहे हैं हम केवल यहाँ पे बहुमत पढ़ रहे हैं। आगे ये टॉपिक आएंगे, आप टेंशन ना लो, वहां पे विस्तार से समझाया जाएगा। क्योंकि अब जितने भी पॉइंट यहाँ पे आएंगे तो सबको एक्सप्लेन क्लास में नहीं किया जा सकता इस वाली में। आगे जब टॉपिक आएगा बाकायदा तरीका से समझाया जाएगा। साधारण विधेयक यानी जो कम महत्व के होते हैं विषय, जिनमें आय और व्यय से संबंधित या और भी कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं होते, वो साधारण विधेयक होते हैं। धन विधेयक जिसमें आय और व्यय से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं। वित्त विधेयक जिसमें आय और व्यय से संबंधित कम महत्व के विषय होते हैं, उस विधेयक को बोलते हैं वित्त विधेयक। तो ये सारे जो विधेयक है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये साधारण बहुमत से पारित होते हैं। एक पॉइंट और लिख लें यहाँ पे, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रयोग, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारत के संविधान में सबसे ज्यादा किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। वो किया जाता है साधारण बहुमत का। कहाँ का प्रयोग होता है? साधारण विधेयक को पारित करने में, धन विधेयक पारित करने में और वित्त विधेयक पारित करने में। पॉइंट नोट कर ले, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, संशोधन विधेयक को छोड़कर, विधेयक को छोड़कर यानी संविधान संशोधन विधेयक साधारण बहुमत से पारित नहीं होता। आगे कुछ और बहुमत के प्रकार हैं, वहां पे जितने पॉइंट, कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं, उनके अलावा जितने भी विधेयक हैं, जितने भी प्रस्ताव हैं, वो सब साधारण बहुमत से ही पारित होते हैं। दूसरा, प्रमुख प्रस्ताव, प्रमुख प्रस्ताव, प्रस्ताव पारित करने में, पारित करने में प्रमुख प्रस्ताव जैसे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यानी और भी कई सारे प्रस्ताव होते हैं, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ये जो प्रस्ताव है, अधिकतम जो प्रस्ताव है वो साधारण विधेयक से ही पारित होते हैं। अब ये सोच रहे हो कि ये क्या हुआ आ गया इसमें, जहां टॉपिक आएगा हम विस्तार में समझाएंगे। टेंशन ना लें, पॉलिटी इतने बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं। आपने हम पे भरोसा किया है, आपका भरोसा टूटेगा नहीं, ये वादा है। अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अगर ये पारित हो जाता है, मतलब कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव को अनुमोदित कर दे, उसके बाद साधारण विधेयक से पारित होना चाहिए। ये लोकसभा में लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव होता है, ये भी लोकसभा में लाया जाता है। ये पक्ष के द्वारा, जैसा वर्तमान में बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी ही इस प्रस्ताव को लाएगी, यानी पीएम या किसी मंत्री के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तब सरकार गिर जाती है, और विश्वास प्रस्ताव पारित ना हो तब सरकार गिर जाती है। यानी पीएम और मंत्री प्रस्ताव लाते हैं भाई हमारी सरकार का विश्वास प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर विश्वास प्राप्त नहीं होगा तो वो सरकार गिर जाएगी, यानी मंत्री परिषद प्लस पीएम को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये देखा हमने, समझ में आया? कमेंट में बताएं अगर कोई दिक्कत है तो। प्रमुख प्रस्ताव पारित करने में साधारण विधेयक का प्रयोग किया जाता है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये आई चीजें समझ में सब। अब हम देखते हैं प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। अब साधारण बहुमत तो पढ़ लिया,
कि अभी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% +1 अगर किसी प्रस्ताव या विधेयक के पक्ष में वोट आता है तो वो विधेयक प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब आता है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव इफेक्टिव मेजोरिटी। कुछ साथियों के सुझाव आ रहे थे कि भी कुछ जो शब्दावली है संविधान में तो वो इंग्लिश में बताओ, तो वो हम खुद ही इंग्लिश में बताते, क्योंकि कुछ शब्द इतने डिफिकल्ट हैं वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही समझने में मुश्किल होता है। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आएंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं तो हम वहां पे उसका अंग्रेजी टर्म भी यूज करेंगे, ठीक है। प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। प्रभावी बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का, यानी प्रभावी बहुमत कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। सॉरी, कुल सदस्य संख्या का प्रभावी बहुमत ये क्या है? सॉरी, इसको ऐसा लिख लेते हैं हम। प्रभावी बहुमत क्या है? कुल सदस्य संख्या, संसद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? सॉरी, लोकसभा की, राज्यसभा की 245 और लोकसभा की 543। पहले 545 होते थे, एंग्लो इंडियन को 2019 से समाप्त कर दिया है। तो कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, रिक्तियां यानी प्रभावी सदस्यों का बहुमत, प्रभावी सदस्य सदस्य संख्या का बहुमत, का बहुमत। तो टोटल सदस्य मान लो लोकसभा में कितने हैं? 543 माइनस रिक्ति। अब रिक्ति क्या होती है? कई बार सदस्य निर्वाचित होकर आ जाते हैं सदन में, उसके बाद या तो वो त्याग पत्र देते हैं अपनी स्वेच्छा से किसी कारणों से, या उनका निर्वाचन रद्द हो जाए, यानी सदस्य निर्वाचित हुए, कोर्ट में चले गए वो, मतलब किसी भी कारण से, तो कोर्ट उनकी जो वो है सदस्यता है वो उसको निरस्त कर देती है, तो उस कारण से वो रिक्त हो जाता है। और कई बार भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, कोई सदस्य निर्वाचित होता है लोकसभा या राज्यसभा या राज्य के विधानमंडल के लिए, तो सदस्य बनने के बाद, यानी सदन का सदस्य बनने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती तब वो पद रिक्त हो जाता है। तो रिक्ति कितने प्रकार से हो सकती है? मृत्यु, त्यागपत्र और निर्वाचन रद्द। मृत्यु, त्यागपत्र और निर्वाचन रद्द, निर्वाचन रद्द। यानी कुल सदस्य कितने हैं लोकसभा के? 543। उनमें से माइनस हमको रिक्ति करनी है। मान लो अगर कोई सदस्य सदन के सदन सदस्य बनने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लो ऐसे कोई एक सदस्य हैं जिनकी सदस्य बनने के बाद मृत्यु हो जाती है, और दो लोगों ने त्यागपत्र दे दिया और दो लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया, तो दो दो चार और एक पांच, तो इन पांच सदस्यों को हम टोटल में से माइनस कर देंगे, तो कितने बचे? 538। यानी 538 का बहुमत, यानी 538 का आधे से अगर डिवाइड 2 से करके +1। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत समझ में आया? प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत यानी कुल सदस्य माइनस रिक्ति, और रिक्ति इन तीन कारणों से हो जाती है, मृत्यु, त्यागपत्र और निर्वाचन रद्द। तो टोटल सदस्य 543, उनमें से अगर 5 रिक्ति हैं तो उनको माइनस कर देंगे, अब बचा 538। अब 538 का बहुमत देखा जाएगा। 538 डिवाइड 2, तो 26 बार चला गया और 9, 269।
यानी 538 सदस्य हैं अगर सदन में, मतलब टोटल संख्या रिक्ति वगैरह को माइनस करके, तो उसमें से अगर 269 सदस्य जो जो टॉपिक आएंगे कि इनके संबंध में अगर मतदान कर देते हैं, तो वो विधेयक जिस भी कार्य से संबंधित है, जो भी हम पढ़ेंगे अभी उसमें किस किससे संबंधित है, तो वो पारित हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये किस किस में प्रयोग किया जाता है। जो प्रभावी सदस्य संख्या है, इनका प्रयोग 8 जगह होता है। अब बोलोगे मार्ट साहब इसको कैसे याद करना है, तो बहुत ही सिंपल तरह से याद कर सकते हैं हम इसे। 8 परिस्थितियों में, 8 परिस्थितियों में प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी बहुमत का प्रयोग। अब ये कहोगे कि हम कोई 8 परिस्थिति कैसे याद रखेंगे, तो हम याद करवाएंगे ना। अब देखो, जो भी विधानमंडल होता है, विधानमंडल जहां पर मतलब कानून बनते हैं, विधानमंडल। अब कैसे याद करेंगे भाई, केंद्र में संसद होती है, बिल्कुल होती है माट साहब, संसद हो गई। ऐसे ही राज्य में, राज्य का विधानमंडल होता है, बिल्कुल होता है जी, विधानमंडल। अब जब संसद है, संसद के दो सदन होता है, ये भी आपको पता है। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है भाई, आपको पता है संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ऐसे ही अगर हम राज्य में आते हैं, तो राज्य में विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में तो नहीं है, विधान परिषद 6 राज्यों में है। तो माट साहब, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ऐसे ही विधानमंडल यानी जो राज्य का है, तो सभी राज्यों में तो विधानसभा होगी, लेकिन विधान परिषद कुछ राज्यों में है, जैसे 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब लोकसभा, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, एक होते हैं उपाध्यक्ष। ऐसे ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, उपसभापति। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय। जो सदस्य चुने जाते हैं, उनके उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ताकि सदन की कार्यवाही का संचालन हो सके। सभापति, उपसभापति। ऐसी विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में भी सभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति। तो कितने हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए साहब। ठीक है, इन 8 को ही हटाने के लिए ही प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत प्रयोग किया जाता है। हो गया सिंपल याद। याद रखना है, संसद, विधानमंडल राज्य का, इनके दोनों सदनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति, तो इनको पद से हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इनके निर्वाचन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो उपराष्ट्रपति महोदय, उनका तो अलग से चुनाव ही होता है, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। तो बाकी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष सभापति उपसभापति, तो इनका निर्वाचन जब ये चुने जाते हैं, वो साधारण बहुमत से चुने जाते हैं। लेकिन अगर उनको पद से हटाना है, तब प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। तो समझ में आया कहाँ का प्रयोग होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं हम, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी।
स्पेशल मेजोरिटी। जो विशेष बहुमत, यानी साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत ये भी 3 प्रकार का होता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 सदस्य, और ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और तीनों प्रकार के में 2/3 बहुमत ही चाहिए, लेकिन सिचुएशन बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे अंतर है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, पहले प्रकार का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य। मान लो 400 सदस्य उपस्थित थे, ये रूल दोनों सदनों के लिए हैं। भाई लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी, क्योंकि प्रक्रिया कब कंप्लीट होती है? लोकसभा राज्यसभा। किसी किसी मामले पर लोकसभा की ज्यादा पावर है, किसी किसी मामले में राज्यसभा की, और किसी मामले में जैसे संविधान संशोधन विधेयक, उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों बराबर पावर में है। उपस्थित 400 हैं, मतदान किया, मतदान करते हैं मान लो 350 सदस्य। तो हमने बताया है पहले प्रकार का विशेष बहुमत, हमने इसकी डेफिनेशन तो लिखी नहीं है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, यानी जितने भी उपस्थित हैं उनके, और जो मतदान कर रहे हैं 2/3 सदस्य। अब मान लो उपस्थित तो 400 हैं, मतदान किया है 350 सदस्यों ने। अब 350 का 2/3 सदस्य, तो 140। गलत कट गए। 350 का 2/3, 3 × 3, और 3 हो गया, 2, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 3, 3 × 3 बचा 2, 20, 3 × 18 2, फिर यानी 6 अब इसकी गुणा कर लें तो लगभग 116, 233 के आसपास कुछ आएगा, 200। तो यानी अगर लगभग 233 सदस्य किसी के पक्ष में वोट डाल देते हैं, यानी मतदान कितनों ने किया 350, उसमें से अगर 233 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाल देते हैं, तो वो प्रस्ताव विशेष बहुमत से माना जाएगा। और कौन से प्रकार के से माना जाएगा? पहले प्रकार के से माना जाएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है वो भी देख लेते हैं। इसका प्रयोग होता है केवल 249 में और 312, 2 आर्टिकल में इसका प्रयोग होता है बस केवल। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 के अंतर्गत ही पहले प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा हम आगे देखेंगे पूरा कंप्लीट, हम केवल यहाँ सिंपल तरह से समझ लें। 249 क्या है? राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है, अगर उसे लगता है कि भी वो राज्य सूची के किसी विषय पर, अगर वो राष्ट्रीय महत्व का है, यानी राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर राज्यसभा, राज्य सूची के विषय, यानी राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है नॉर्मल कंडीशन में? राज्य। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे कोई भी विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। और कौन देगा? राज्यसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा की पावर ज्यादा होती है। और ऐसे ही 312,
नई अखिल भारतीय सेवाओं की, मतलब जो ऑलरेडी हैं अखिल भारतीय सेवाएं, नई भारतीय सेवा बनाने के लिए, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए राज्यसभा की शक्ति, यानी राज्यसभा पहले प्रकार के विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि भाई अमुक अमुक सब्जेक्ट राज्य सूची का है और ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद इस पे कानून बना सकती है। तो संसद में तो लोकसभा राज्यसभा हो गए, लेकिन वेरीफाई कौन करेगा इस प्रस्ताव को, पहले को पारित कौन करेगा, राज्यसभा। तो 249 में यह है, 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब नई उनका सृजन करने के लिए, नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने के लिए राज्यसभा की शक्ति, तो इसमें भी यही है, राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा से पहले प्रकार के विशेष बहुमत से, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा सृजित कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा यानी जो पूरे भारत में मान्य और लागू हो, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो इनके जो सदस्य हैं वो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में कहीं भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो केवल दो कंडीशन में प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रकार का बहुमत, पहले प्रकार का विशेष बहुमत। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, इसमें क्या है, पहली शर्त तो ये है, उपस्थित और मतदान करने वाले, हमने बताया ना कि तीनों प्रकार के जो विशेष बहुमत है तीनों में है 2/3 सदस्य चाहिए, लेकिन कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का सदस्यों का 2/3 बहुमत, बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, जो कुल सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के आधे से कम न हो, आधे से कम न हो, यानी लोकसभा में 543, राज्यसभा 245, यानी 2/3 सदस्य तो उपस्थित और मतदान करने वाले में से होने ही चाहिए, लेकिन जितना भी और अंक नंबर निकल कर आता हमारा वो 543 के आधे से कम ना हो, और 245 अगर राज्यसभा की बात है तो 245 से कम ना हो। देख लेते हैं क्या है। जैसे उपस्थित हैं 400 सदस्य, 400 उपस्थित हैं, मतदान करते हैं मतदान मान लो 360 करते हैं, तो 307 ने मतदान किया। अब हम देखेंगे पहले तो इसके 2/3 सदस्य, 2/3, 3 × 3 3 दूनी 6, 120, 240 सदस्य, यानी मतदान कितने लोग कर रहे हैं, 360, तो उसमें से 240 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालें। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि भी आधे से कम भी ना होनी चाहिए, जो कुल सदस्य संख्या है किसी भी सदन की, लोकसभा की है तो लोकसभा के आधे से कम ना हो, टोटल 543 से कम ना हो, और अगर राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा के 245 से जो आधे हैं उनसे कम ना हो। तो ठीक है, दो दो तिहाई तो निकाल लिया हमने, 240 निकल का आ गया 360 का। तो अगर हम लोकसभा में मान लेते हैं, लोकसभा में है मान लो ये प्रस्ताव, तो 240 सदस्य हैं, तो क्या 240 543 के आधे से अधिक है, देख लेते हैं एक बार। 2 × 2 = 14, और 2 दूनी 4,
दो सत्ते 14, दो एकम 2.5, तो 271.5। हमने बताया 0.5 है, तो फिर नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं, यानी 272। यानी 271 आधे हैं, यानी 272। 71.5 है, तो आधे कितने हुए? 272। भाई ये तो संख्या कम रह गई, क्योंकि 2/3 तो ठीक है, उन्होंने मत डाल दिए 240 लोगों ने, लेकिन ये संख्या 272 से कम है, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। पारित कब होगा ये देख लेते हैं। दिख रहा ना इधर? ठीक है। मान लो 450 सदस्य हैं उपस्थित, और 420 सदस्य ने मतदान किया, तो 420 का 2/3, 3 × 3 3 चौक 12, और हाँ ठीक है, 3 × 12 और 0 140, 14×2 = 28, तो 280 सदस्य हो गए। यानी अगर 420 सदस्य मतदान कर रहे हैं, तो उसमें से 280 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालें, तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अब 280, इसके ठीक है 2/3 निकाल लिए। क्या ये आधे से अधिक है? तो आधे से भी अधिक है, क्योंकि 272 होते हैं आधे, और यहाँ मिले हैं 280, तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। सबसे मुश्किल दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है, बाकी तो सारे सिंपल है बिल्कुल। बस वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी विशेष बहुमत यानी 2/3 तो होनी चाहिए। यानी थोड़ा सा दिमाग में एक चीज कनेक्ट करके रख सकते हैं कि अभी जो दूसरे प्रकार का बहुमत है उसमें दो शर्त है, ये ध्यान रखना। बाकी जितने भी हैं उनमें एक शर्त है। जो दूसरे प्रकार का बहुमत है उसकी दो शर्तें, पहली क्या है? 2/3 सदस्य भी चाहिए, प्लस जो सदन के आधे से कम ना हो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये प्रयोग कहाँ होता है। प्रयोग प्रयोग होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर, आयुक्त, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। तो कैग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सदस्यों को हटाने के लिए, इनको पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए, तो इस कंडीशन में दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। किन किन को हटाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, कैग को हटाने के लिए। और इसमें एक और सबसे मुख्य है, क्या है? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए भी दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसमें क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का 2/3, यानी राज्यसभा में 245 है, उनका 2/3, लोकसभा में 543, उनका 2/3। उसमें उपस्थित और मतदान करने का है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, बहुमत। यानी 543 है,
तो इसका 2/3, 3 × 3, 2 बचा 3 × 8 = 24, 3 × 3 कट गया ना पूरा पूरा। 3 × 3, 2 बचा 3 × 8 = 24 और 3 × 3, ठीक है। 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 और 1 3, यानी 362। यानी अगर लोकसभा में प्रस्ताव जाएगा तो 262, 362 और 245 का 2/3, तो 3 × 8 = 24, 3 × 3, 3 × 18 और फिर 3 × 18, 162, मतलब 163 पॉइंट कुछ है। दो छक्का 12, दो छक्का 12 13, हासिल किया और 3 और 2 8 16, 163.3। तो 163.3 आ रहा है, तो हम पहली संख्या ले लेते हैं 163। यानी अगर राज्यसभा में है तो 163 और लोकसभा में तो 362। अगर इतने सदस्य हैं तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। अब इसमें केवल कहाँ प्रयोग होता है इसका? इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए। प्रयोग कहाँ होता है इसका? प्रयोग होता है राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए। राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए, को पद से हटाने के लिए। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम? महाअभियोग। महाअभियोग यानी आर्टिकल 61। तो ये हो गया तीसरे प्रकार का बहुमत, हमने देख लिया। यानी अब संविधान में जहां भी जिक्र आएगा आपको पहले से पढ़ रखा है आपने, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां भी जिक्र आएगा भाई इस प्रकार के बहुमत का, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जानी चाहिए कि भाई हाँ इसमें ये कंडीशन है। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है तो टोटल संख्या का 2/3 सदस्य है। पहले प्रकार का है तो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, और दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 तो होना ही चाहिए। और वो संख्या जो निकल कर आती है वो टोटल यानी सदन की जितनी भी संख्या है उसके आधे से कम ना हो। तो हमने ये 3 प्रकार के बहुमत देखे, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष प्रकार का बहुमत। अब कहोगे कि मार्ट साहब आपने एक बहुमत तो पढ़ाया ना। हमने तो पूर्ण बहुमत का बहुत जिक्र सुना है। पूर्ण बहुमत देख लेते हैं क्या है। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत का हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है। पूर्ण बहुमत क्या होता है कि जब पूर्ण बहुमत का जो प्रयोग सुनते होगे आप चुनाव के टाइम में सुनते होगे कि अभी बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, या जैसे किसी भी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी थी तो पूर्ण बहुमत से आई थी। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है जितने भी टोटल सीट हैं उनका 50% +1। कुल का 50% +1। अगर ये संख्या है तो इसे बोलते हैं हम पूर्ण बहुमत। यानी कोई भी पार्टी अगर इस प्रकार से जीतती है तो इसे बोलते हैं पूर्ण बहुमत। और अगर इससे कम रह जाता है, कई सारी पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, उसे बोलते हैं हम गठबंधन सरकार। तो साथियों ये रही आज की हमारी क्लास। जितने भी बहुमत हैं उम्मीद करता हूँ सब क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट तो हम हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी डलवा दिया जाएगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास से। तब तक अपना अच्छे से रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें। स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य से याद आया,
हमारे साथ क्या हुआ है, इस समय बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के इशू चल रहे हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि स्वास्थ्य पर नहीं दिया ध्यान, बस खाली खाया, अपने ड्यूटी चले गए और पढ़ने पे, बस ये तीन चीजों पर ध्यान दिया है बस। एक्सरसाइज वगैरह पिछले 1 साल से बिल्कुल नहीं की है और उस चीज का खामियाजा भुगत रहे हैं। स्वास्थ्य लगातार खराब है। तो साथियों, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी पढ़ पाओगे, या अगर जॉब लग जाएगी, अगर आपका शरीर सही है तभी आनंद है उस जॉब का भी। तो सबसे पहले स्वास्थ्य फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, दूसरे नंबर पे नहीं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।